द जज फ्रॉम हेल्प। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे जोंगजुन ना मिनजुन के घर पे घुस के उससे काफी डरा धमका के उसे ना बड़ी ही बेरहमी से मारता है। तो वो भी ना इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो ना फैसला कर लेती है कि वो ना खुद को खत्म कर देगी। तो वही ना फिर वो जब वहां से जा रहा था तभी यहाँ पे उसे ना बिटना वहाँ पे दिख जाती है। वो यहाँ पे उससे पूछ रहा था कि तुम तो मेरी जज हो ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें यहाँ किसी से काम है? लेकिन वो तो कह रही थी कि नहीं, मुझे तो बस तुमसे काम है, क्या तुम जरा यहाँ आओगे? और तभी यहाँ पे उसके हाथ में ना वही खंजर आ गया था जादू वाला, और वो यहाँ पे शायद ना उसकी जान लेना चाहती थी। वो उस पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी ना दाउन वहाँ आ गया था। वो सीधे जाके ना उस लड़के को पकड़ लेता है और उससे कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे से दूर रहना। लेकिन वो ना शायद जरा भी नहीं डर रहा था। वो उससे कह रहा था कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो? इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, चाहे तुम जो कर लो, इसमें ना तुम्हारा ही नुकसान होगा, चाहे तो कोशिश करके देख लो। तो यहाँ दाउन भी कह रहा था गुस्से में कि मुझे ना इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे मार के ना रिजाइन कर दूंगा। इतना कह के वो उसे पंच मारने ही वाला था कि यहाँ पे बितना ना उसके हाथ को पकड़ लेती है और वो उससे कह रही थी कि तुम ना अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करो, तुम्हारे सामने एक जज है और फिर भी उसके सामने तुम हाथापाई करना चाहते हो। और फिर तभी ना वहाँ पे बाकी पुलिस वाले भी आ गए थे जो कि ना फिर उसे पकड़ लेते हैं, उस क्रिमिनल को। और वही फिर यहाँ पे दाउन ना बिटना से बात करते हुए कहना था कि तुम ना मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो ना फिर उसे गाड़ी में ले जाके उससे पूछता भी है कि तुम इस मुजरिम के घर के बाहर करने क्या आई थी? लेकिन वो उसे सच कहा बताने वाली थी। वो तो उससे कह रही थी कि मैं तो बस उसे देखने गई थी, कहीं कुछ वो ना गलत ना कर ले किसी के साथ। तो यहाँ पे फिर ना दानो उसे मिनजुन के घर पे लेके आया था और उसे वो क्राइम सीन दिखाते हुए उससे कह रहा था कि तुमने ना उसे बस फाइन लगा के ऐसे ही छोड़ दिया बिना किसी सजा के, और तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से ना काफी ज्यादा गलत हुआ उस लड़के के साथ। तो बितना है उसकी बात सुनते हुए फिर कह रहे थे कि अगर मैंने उसे 1 साल की सजा दे भी दी होती तो क्या 1 साल के बाद वो ये क्राइम नहीं करता? इसकी क्या गारंटी थी? लेकिन वो तो कह रहा था कि कम से कम दाउन के फालिमिल को ये तो भरोसा होता कानून के ऊपर कि कोर्ट ने उसे पनिशमेंट तो दी आखिर, और वो ना बितना को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी वो कह ही रहे थे कि ऐसे केसेस को लेकर ना काफी सारे लोगों की मौत हुई है, कुछ टाइम तक वो न्यूज में रहते हैं, फिर ना बाद में लोग उन्हें भूल भी जाते हैं। लोग की यही फितरत होती है, किसी को याद तक नहीं रहता कि हुआ क्या था। तो क्या इन सब में मेरी गलती है? पर यहाँ पे फिर भी ना डाउन गुस्से में था। वो कह रहा था कि मैं ना उसका अरेस्ट वारंट निकाल के उसे जेल में डाल के ही रहूंगा। वो भी कह रही थी कि इसमें अरेस्ट वारंट की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पे दानो ना उसे गुस्सा करते हुए कह रहा था कि इस बार ना ये डिसीजन मेरा होगा और मैं ना इस बार उसे सजा दिलवा के ही रहूंगा, उसे बाहर नहीं आने दूंगा, क्योंकि सारे ही जज ना तुम्हारी तरह नहीं होते। तो ये बात सुन के वो तो चुप हो गई थी और उसकी बात का ना वो शायद जवाब नहीं देना चाहती थी। तो वही जब बाद में हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, यहाँ पे जंजुन का ना इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसे ना काफी सारे सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन वो फिर भी कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ, बितना ने ही ना खुद से दरवाजा ओपन किया था। तो यहाँ दाउन से फिर बता ही देता है कि तुम्हारे जाते ही ना मिंजू ने अपनी जान दे दी। लेकिन ये बात सुन के वो तो पागल की तरह चिल्लाने लगता है और उससे कह रहा था कि नहीं, वो मर नहीं सकती। तो वो भी कह रहा था कि तुम तो बस यही चाहते थे ना कि वो मर जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी जिंदा है। ये हमें फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है, क्योंकि वहाँ जब मिंजू ने अपनी जान देने ही वाली थी कि सभी लोग ना वहाँ पे पहुंच गए थे पुलिस वालों के साथ और उसे ना बचा ही लेते हैं। और इधर यहाँ जोंगजुन ना प्रेजेंट में कह रहा था कि वो ना मिंजू के बिना नहीं रह सकता। दानो कह रहा था कि उसने ना तुम्हारी वजह से जान लेने की कोशिश की। यहाँ जोंगजुन कह रहा था कि नहीं, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा से ही ना ओवर ड्रामेटिक है, और वैसे भी हर कपल में तो लड़ाइयाँ होती रहती है ना, और तुम लोग को हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ दाउन तो फिर भी उससे कह रहा था कि तुम ना ये सारी बकवास कोर्ट में जाके करना, मेरे सामने तो तुम चुप ही रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे तो सुनने वाला हूँ नहीं। तो वही जब नेक्स्ट सीन में हमें पे बिटना को कोर्ट में दिखाया जाता है, यहाँ पे उसका असिस्टेंट ना उससे पूछ रहा था कि क्या वो लड़की मर गई, लेकिन बिटना उसे बता रही थी कि नहीं, वो लड़की ना अभी भी जिंदा है। तो उसका असिस्टेंट बता रहा था कि हमें ना इस केस से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन वो फिर भी कह रही थी कि उसकी तो बस सांसें चल रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जिंदा है। उसके ना दिमाग की हालत पूरी तरीके से ना खराब हो चुकी है, क्योंकि उस लड़के ने उसे काफी ज्यादा परेशान किया है। शायद ना उसके अंदर तो अब जीने की कोई भी इच्छा है ही नहीं, वो बस सांस ले रही है, और इसे ना जीना नहीं कहते। क्या उसका असिस्टेंट उससे कह रहा था कि इसका मतलब कि वो जोंगजुन ने उसका मर्डर नहीं किया है, जोंगजुन ने उसे नहीं मारा है। लेकिन वो उसे बता रहे थे कि मेंटल मर्डर भी ना मर्डर ही होता है। और वही इधर जब हमें पुलिस स्टेशन में दानो को दिखाया जाता है, उसे ये बात पता चलती है कि उसका ना अरेस्ट वारंट रिजेक्ट हो चुका है। इस वजह से ना वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो सीधा ही ना मिंजो के घर चला गया था और उसके पेरेंट्स से मिलता है और उन्हें कह रहा था कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम ना उसे पकड़ के ही रहेंगे और मैं ना आपके घर के आसपास ही रहूंगा ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप सीधे मुझे बताइएगा। ये सब कह के जैसे ही फिर वो लिफ्ट से नीचे जाता है ना, तो हमें पता चलता है कि जंगजुन तो वही सीढ़ियों के पास छुपा हुआ था और उसने ना ये सारी बातें सुन ली थी। और वो ना जाके फिर दरवाजे के ऊपर के सभी फेस मॉनिटर को सील कर देता है ताकि उसका ना चेहरा ना देख पाए कोई। और इससे पहले कि वो दरवाजा खोल के अंदर जाता तभी ना उसके पास किसी का मैसेज आ गया था। और वही सीन शिफ्ट होकर हमें फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मुंजे को दिखाया जाता है, जाके वो घर में थी तभी यहाँ पे उसके डोर पे ना कोई नॉक करता है। ये सब सुन के ना वो तो काफी ज्यादा डर गई थी और उसकी मॉम यहाँ पे उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ पे ना साथी में चिल्लाते हुए कह रहे थे कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, वो ना आपको मारने के लिए यहाँ है। पर फिर भी यहाँ पे उसके डैड ने उसे संभालते हुए कह रहे थे कि तुम लोग अंदर जाओ और पुलिस हमें कब तक प्रोटेक्ट करेगी, हम ऐसे डर डर के नहीं रह सकते, हमें ना खुद को ही प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद जब यहाँ पे उसके डैड ना चाकू लेके जैसे ही दरवाजा खोलते हैं ना, तो वो ना यहाँ पे जोंगजुन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये असल में जोंगजुन नहीं बल्कि दानो था। फिर ना जब ये बाद में सब लोग बैठे हुए थे तो यहाँ पे मिंजुन ना उसे बता रही थी कि इसमें ना मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने ना गलत आदमी पर भरोसा किया और इसी का नतीजा
सजा आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन इसी दौरान ना यहाँ पे डॉन के पास जब किसी का कॉल आता है तो वो ना उसे बता रहा था कि जोंगजुन ना असल में मारा जा चुका है, उसका ना किसी ने खून कर दिया। ये सब सुन के ना यहाँ पे सभी लोग शॉक हो गए थे। तभी हमें यहाँ पे फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है 12 घंटे पहले का, जब ना वो यहाँ पे मिंजुन के घर के बाहर खड़ा हुआ था। तभी उस टाइम उसे ना मिंजुन के मैसेज आए थे, वो ना रात को उसे 12 बजे कहीं पे मिलने के लिए बुला रही थी। लेकिन यहाँ पे फिर भी ना जोंगजुन उसे कॉल कर देता है और उससे कह रहा था कि इसके लिए ना काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब ना मैं पहले तुम्हारे पेरेंट्स को खत्म करूंगा और फिर बाद में तुम्हें। लेकिन मिंजुन तो उस तरफ से कह रही थी कि अगर तुम ऐसा करते रहे ना तो मैं सबसे पहले पुलिस को बता दूंगी, नहीं तो तुम जल्दी से मुझसे मिलने आओ अभी, क्योंकि मुझे ना तुमसे बात करनी है। तो वही जब 12 बजे हमें दिखाया जाता है, यहाँ उसके बुलाने पे ना वो एक सुनसान सी जगह पे चला गया था। लेकिन असल में वो मिंजू नहीं बल्कि बिटना थी जिसने कि उसे कॉल किया था। पर फिर भी यहाँ पे उसे तो मिंजू की आवाज आ रही थी और वो ना समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तो तभी ना वहाँ से बिटना का असिस्टेंट बाहर आ जाता है और वही ना असल में मिंजू की आवाज निकाल रहा था। और ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था वो किलर। और साथ ही में यहाँ पे फिर बिटना उससे कह रहे थे कि तुम्हारा तो असली ट्रायल अब शुरू होता है, क्या तुम ये बात मानते हो कि तुमने ना मिंजू को चोट पहुंचाई है और उसकी जान ली है? पर वो किलर तो कह रहा था कि मिंजू ना अभी ठीक है और उसने ना मुझे माफ भी कर दिया है, तो फिर सजा किस बात की? लेकिन यहाँ बिटना तो फिर भी कह रही थी कि इस बारे में फैसला मैं लूंगी कि उसने तुम्हें माफ किया है या नहीं और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं। इसलिए क्या तुम अपने क्राइम्स को एडमिट करते हो? पर यार जोंगजुन तो कह रहा था कि तुम्ही ने तो मुझे फाइन पे करने के लिए कह के आजाद कर दिया था ना, और सब कुछ तो खत्म हो गया था ना, अब किस बात की सजा? लेकिन तभी यहाँ पे बिटना के हाथ में ना वो जादुई खंजर आ गया था और वो उससे कह रहे थे कि मैंने तुमसे कहा था कि ये तुम्हारा ना रियल ट्रायल है। लेकिन वो यहाँ पे डरते हुए उससे कह रहा था कि मैं ना तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और मैंने किसी की जान नहीं ली है, उल्टा तुम मुझे मारने की धमकी दे रही हो। ये सब कह के वो जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है ना, तो बाहर जाते ही ना वो किसी दूसरी जगह पे चला गया था। और यहाँ पे फिर बिटना भी वहाँ आ जाती है और उससे कह रहे थे कि तुम ना मेरी दुनिया में आ चुके हो, आज तक तुमने जो कुछ भी किया है ना, तुम्हें ना इस सब चीजों की सजा मिलेगी। और वो यहाँ पे ना अपने जादू से हिप्नोटाइज कर देती है उसे, और वो भी ना फिर यहाँ पे उसकी सारी बातें मानने लग गया था क्योंकि वो उसके वश में चला गया था। और वही ना वो जब यहाँ पे एक दिन उसे खाना खाने के लिए कहती है तो वो ना उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए यहाँ पे बिटना ना उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाती है। उसके मुंह में ना खाना ठूस रही थी। वो तो यहाँ पे समझ ही नहीं पा रहा था और कह रहा था कि क्या तुम पागल हो गई हो? लेकिन यहाँ पे बिटना तो उसे थप्पड़ मार देती है और कह रही थी कि दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है, जैसा मैं बोल रही हूँ तुम्हें ना वैसा करना होगा। लेकिन ये सुन के ना वो तो वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे बिटना ना उसके सामने बैठ जाती है और उससे कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से ना ऐसा कभी नहीं करूंगी, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और वो ना यहाँ पे चम्मच उठा लेती है और कह रही थी कि तुमसे ब्रेकअप करने से अच्छा ना मैं खुद को खत्म कर दूं। लेकिन ये सुन के ना वो तो उसे रोकने चला गया था। फिर भी यहाँ पे बिटना उससे कह रही थी कि दोबारा ना मुझसे ब्रेकअप की बातें मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सब कह के ना वो उसे गले लगा लेती है। लेकिन फिर ना कुछ दिनों के बाद फिर से दिखाया जाता है कि वो ना उससे फिर से कह रहा था कि हमें ना ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तुमने उस दिन जो कुछ भी किया ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये सब सुनते ना यहाँ पे बिटना उसे फिर से थप्पड़ मार देती है और कह रही थी कि मैंने कहा था ना कि दोबारा ब्रेकअप की बात मत करना। और ये सब कह के ना वो तो उसकी काफी ज्यादा धुलाई करने लग गई थी। तो यहाँ पे डर के मारे ना वो किसी को कॉल लगाने लग जाता है, शायद पुलिस को। तो ये देख के ना बिटना तो उसकी और भी ज्यादा पिटाई करने लग जाती है। और वही फिर जैसे पुलिस वाले ना वहाँ आते हैं तो वो ना यहाँ पे बिटना को अरेस्ट करके बाहर से ले जाने लगते हैं। लेकिन फिर से जब हमें यहाँ पे कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है, वो जब यहाँ पे घर पे आता है ना, तो यहाँ पे बिटना उसके सामने आ जाती है घर के अंदर से और कह रही थी कि मैं ना जेल से छूट चुकी हूँ और तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने घर बदल लिया था। लेकिन वो कह रहा था कि तुम अंदर कैसे आए, तुम्हें पासवर्ड कैसे पता? ये सब कह के वो जैसे अपने स्मार्ट वॉच का बटन प्रेस करने ही वाला था कि यहाँ पे बिटना के हाथ में चाकू था और वो ना उसे एक घुसा मार देती है और उससे कह रही थी कि अगर मैं जेल चली भी गई ना तो मैं ना जल्दी ही छूट के वापस भी आ जाऊंगी और शायद ना इस बार तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। ये सब कह के ना वो उसे पंच पे पंच मारते जा रही थी और उससे कह रही थी कि तुम्हारी वजह से ना मुझे जेल भी जाना पड़ा। ये सब सुनने के बाद ना वो तो फिर से डर गया था और कह रहा था कि प्लीज मुझसे ब्रेकअप कर लो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये सब सुनने के बाद ना बिटना उसकी फिर धुलाई करती है, कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था कि ब्रेकअप की बात ना मत करना, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना है। वो पागली की तरह है ना यहाँ पे उसे काफी ज्यादा मार रही थी और वो बिना डर के मारे उसके सामने तो गिड़गिड़ाने लग गया था, कह रहा था कि प्लीज मुझे जाने दो। तो बिटना भी कह रही थी कि ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी। ये सब कह के ना वो तो उसके यहाँ पे पैर ही तोड़ देती है, हथौड़े से तोड़ के, और कह रहे थे कि तुम्हें ना मुझसे कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। ये सब कह के ना फिर से उसे माफी मांगने लग गई थी, कह रही थी कि क्या तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए, तो फिर तुमने बात क्यों नहीं सुनी, देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। और माफी भी मांग रही थी। लेकिन वही जब फिर से हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जाके जोंगजुन ना जख्मी हालत में अपने घर पे पड़ा हुआ था और वो काफी ज्यादा रो भी रहा था। लेकिन तभी वहाँ ना बिटना आ जाती है और उससे ना डराते हुए कह रहे थे कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो, जल्दी से दरवाजा खोलो, और तुम्हें जितनी देरी दरवाजा खोलने में होगी ना उतनी ही बुरी हालत में तुम्हारी करूंगी, इसलिए जल्दी दरवाजा खोलो। तो वही इस बात से ना वो तो काफी ज्यादा डर गया था और काफी ज्यादा परेशान भी हो चुका था। और इन्हीं बातों को सोचते हुए ना वो यहाँ पे खुद को खत्म करने की भी कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो अचानक ही ना उसके प्रेजेंट वाले सीन में पहुंच जाता है जहाँ से कि ये सारी चीजें ना शुरू हुई थी। यहाँ पे बिटना ना उससे डराते हुए कह रहे थे कि तुम्हें कैसा लग रहा है जर्नी पे जाके, मुझे ना ये सब करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तुम तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हो ना। और जो अपने क्राइम्स को नहीं मानते हैं ना उन्हें उनकी असलियत दिखानी ही पड़ती है और उन्हें ना वो तकलीफ फील करनी भी पड़ती है जो कि उन्होंने ना दूसरों को पहुंचाई है। यानी कि बिटना ने उसे वो सारी चीजें दिखाई जो कि उसने ना दूसरों के साथ की है, यानी कि मिंजू के साथ। और साथ ही में वो उससे कह रही थी कि मैं ना तुम जैसे
से कातिलों को उनकी सजा देती हूँ और उन्हें हेल में ले जाती हूँ, क्योंकि मैं हेल से आई डीमन हूँ तुम जैसे लोगों के लिए। तो फिर भी यहाँ पे वो तो कह रहा था कि मिंजू तो अभी जिंदा है, वो मरी कहाँ है, लेकिन यहाँ बिटना कह रहे थे कि वो तो तब भी मर गई थी जब ना तुमने उसे मारा था और डराया था, वो तो अंदर ही अंदर तभी खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे उसके ऐसे बातें सुन के वो तो यहाँ पे उससे माफी मांगने लग गया था और गिड़गिड़ाने लग गया था, कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, ये सब ना मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे बिटना ना फिर उससे कहने लग जाती है कि मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती कि हर कोई कातिल जज के सामने माफी क्यों मांगने लग जाता है। गलत तो तुमने किसी और के साथ किया है ना, तो तुम माफी मुझसे क्यों मांग रहे हो। लेकिन इसी दौरान ना यहाँ पे बिटना को किसी का कॉल आ जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के ना वो यहाँ पे अपने हाथ में हथौड़ा लिए बिटना के ऊपर अटैक कर देता है उसे मारने के लिए। लेकिन यहाँ बिटना उसे रोक लेती है और उससे कह रही थी कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो तुम ना बहुत ही ज्यादा पछताओगे। लेकिन यहाँ पे फिर ना उसने उसका गला पकड़ लिया था और उससे कह रहा था कि पछतावा तो अब तुम्हें होगा और सबसे पहले मैं तुम्हारी जान लूंगा। ये सब कह के ना वो काफी जोर से चिल्ला रहा था, कह रहा था कि इसके बाद ना मैं मिंजू और उसके पेरेंट्स के भी जान लूंगा। लेकिन शायद इन सारी चीजों का बिटना पे तो कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो यहाँ पे ना हंसते हुए उससे कह रही थी कि क्या तुम्हें इन सब चीजों में मजा आ रहा है, और वो ना उसे एक हाथ से उठा लेती है और दीवार के आर पार फेंक देती है और कह रही थी कि मैं तो तुम्हें इंसानों की तरह खत्म करूंगी और तड़पाऊंगी। ऐसा करके ना वो यहाँ पे उसे काफी ज्यादा पीटती है, एक एक करके उसकी सारी उंगलियां तोड़ देती है और काफी बुरी तरीके से मार भी रही थी। पर शायद ना वो कातिल अभी भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो यहाँ पे फिर भी ना वो हथौड़ा लिए बिटना के ऊपर अटैक करके उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिटना को तो यहाँ पे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा यहाँ पे बिटना को ना उसे मारने में मजा आ रहा था। वो कह रहे थे कि तुम्हें जितनी कोशिश करनी है ना कर लो, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, और मैंने तो तुम्हें अभी बहुत कम मारा है, जितना तुमने मिंजू को मारा है ना ये तो उसका आधा भी नहीं है, अगर मैं उतना तुम्हें मारूंगी तो तुम शायद जिंदा भी नहीं रहोगे। तो यहाँ पे वो ना फिर से उससे माफी मांग रहा था, कह रहा था कि मैंने ना मिंजू के साथ काफी ज्यादा गलत किया है, अगर मैंने उसके साथ ये सब नहीं किया होता तो शायद ना वो अपनी जान देने की कोशिश भी नहीं करती। तो यहाँ पे ये सारी बातें उसके सुन के फिर बिटना उससे कह दिया है कि क्या तुम ये मानते हो कि ये सारी चीजें ना तुम्हारी वजह से हुई है और तुम्हारी वजह से उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की। तो यार जोंगजुन कहता है कि हाँ मैं ये बात मानता हूँ, इसमें मेरी ही गलती है। तो ये बात सुनने के बाद ना बिटना उसे कह ही देती है कि जाओ हेल में। ये कह के ना वो उसे जादू वाला खंजर मार देती है और साथ ही में ना वो उसके ऊपर वो स्टैंप लगा के ना उसे हेल में भेज देती है। तो वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ सारे ही पुलिस वाले ना उसी जगह पे पहुंच गए थे और यहाँ पे उसे ना उसकी बॉडी भी मिलती है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में थी और उसके सिर के ऊपर एक स्टैम्प जैसी निशान भी था जो कि काफी ज्यादा क्लियर दिख रहा था इन लोग को। और ये सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब है क्या इसके सिर पे। यहाँ पे ये लोग ना क्राइम सीन को जाके भी चेक करते हैं, लेकिन उन्हें तो ये सब लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे किसी का खून हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जगह ना पूरी तरीके साफ सुथरी और क्लीन थी, जरा भी चीजें ना बिखरी हुई नहीं थी। और वही हमें यहाँ पे फिर फ्लैशबैक में पता चलता है कि बिटना के असिस्टेंट ने ना एक स्पेशलिस्ट टीम को बुलवा के ना वो सारी ही जगह को साफ करवा लिया था, क्योंकि उन दोनों का ना काफी ज्यादा पावर थी और काफी ज्यादा पहुंच भी थी हेल के अंदर। उन्होंने ना क्राइम सीन के साथ साथ अपनी जादू से मुंजे की ना बॉडी को भी साफ कर दिया था ताकि कुछ भी ना पता ना चल सके। और वही यहाँ पे प्रेजेंट में ना उसका असिस्टेंट उससे कह रहा था कि एक ना ऐसी जगह है जहाँ की हमें ना बुरे लोग काफी ज्यादा मिल जाएंगे और वो जगह है पुलिस स्टेशन, और शायद ना हमें इसके लिए दाउन की हेल्प भी चाहिए होगी और ये इस बात के लिए ना तुम उससे पूछोगी। लेकिन वही इधर जब दिखाया जाता है यहाँ पे बिटना को ना उसके सीनियर ने बुलाया था और उसे ना काफी ज्यादा डांट रहा था, कह रहा था कि तुमने ना उसे सिर्फ फाइन पे करने के लिए कहा था, अगर तुम ऐसा नहीं करके उसे सजा देती ना तो आज वो जिंदा होता और सजा काट रहा होता, और तुम एक जज हो, तुम्हें ना जज की तरह बिहेव करना चाहिए और तुम ऐसे इतने ज्यादा चमकीले कपड़े पहन के ऐसे कोर्ट में नहीं आ सकती, ये सारी चीजें ना तुम्हें बदलनी होगी। ये सब कह के ना उसके ऊपर चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी ये बात सुन के ना बिटना भी उसके ऊपर चिल्ला देती है और कह रही थी कि मैं ये सारी चीजें नहीं छोड़ूंगी और ना ही बदलूंगी, चाहे जो कर लो। और वही फिर यहाँ पे लंच के दौरान ना बिटना देखती है कि टीवी पे ना किसी पॉलिटिशियन के बारे में बताया जा रहा था और वही यहाँ पे उसका कलीग ना उससे पूछ रहा था कि क्या तुम इसे जानते हो, लेकिन वो तो कह रहे थे कि नहीं मैं इसे नहीं जानती। तो यहाँ वो कह रहा था कि अरे तुम इसे कैसे भूल चुकी हो, क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने ना अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी, तुम्हारी शादी ना इसके बड़ी बेटी से होने वाली थी लेकिन तुमने वो एंगेजमेंट तोड़ दी। और वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मंजू को दिखाया जाता है जो कि दाउन से मिलने आई थी और उससे कह रही थी कि अब ना पूरी तरीके से ठीक हो, और साथ ही में उसे ये भी बता देती है कि बिटना ना उससे कुछ दिनों पहले मिलने आई थी। और हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि मिंजू उससे पूछ भी रही थी कि तुम यहाँ क्यों आई हो। बिटना उससे बता रही थी कि जोंगजुंग के मरने के बाद ना तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी आई है ना ये सारी चीजें ना नेचुरल है, क्योंकि तुम एक इंसान हो और मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हें ना इन सब चीजों की वजह से गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी ना तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है तो तुम ये सारी चीजें ना भगवान के पास बता दो, वो सबकी ही बातें ना सुनते हैं और आज के बाद ना हम दोनों दोबारा नहीं मिलेंगे, इसीलिए ना तुम अपना ध्यान रखना और किसी अच्छे का साथ देना। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। वही यहाँ पे प्रेजेंट सीन में ना वो दाउन से कह रहे थे कि उसे ना बिटना से बात करने के बाद काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। उसने उस दिन भगवान से ये बात भी कही थी कि वो ये बात जानती है कि किसी के मरने से ना उसे अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब ना उसके मन का डर मिट चुका है क्योंकि उसे और उसके पेरेंट्स को अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और साथ ही में कह रही थी कि इससे पहले ना मैं सब कुछ गिव अप करके अपनी लाइफ को खत्म करना चाहती थी, लेकिन अब ना मैं जीना चाहती हूँ खुशी से। तो वही जब नेक्स्ट सीन में हमें पे रात को दिखाया जाता है, यहाँ पे दाउन ना सब कुछ खत्म करने के बाद अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी ना यहाँ पे उसके गाड़ी के सामने बिटना आ गई थी दो बड़े बड़े थैले लेके और वो उसे हाय कह रही थी। तो फिर ना वो गाड़ी से बाहर जाके उससे पूछता भी है कि क्या तुम पागल हो गई हो, गाड़ी के सामने ऐसे कौन आता है और तुम इतनी रात को जा कहाँ रही हो। लेकिन वो कह रहे थे कि तुमने तो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर
कर दिया और तो तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे स्टेशन पे भी कॉल किया था। मैंने उनसे ये कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और वो मुझसे ना गुस्सा हो गया है, इसलिए ना उन लोगों ने मुझे तुम्हारा एड्रेस भी दे दिया। कितने स्टूपिड लोग हैं ना। तो ये सब सुन के वो कह रहा था कि तुमने उनसे झूठ क्यों कहा। तो यार बिटना भी कह रही थी कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैंने उनसे झूठ कहा, तो एक काम करते हैं हम दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर देते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, ये कैसा रहेगा। इसके बाद ना ये सारी बातें झूठी नहीं रहेगी, लेकिन वो तो कह रहा था कि मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो फिर भी ना यहाँ पे वो उसके पीछे पीछे जाते हुए कह रही थी कि तो क्या ये सारा खाना लेके मैं तुम्हारे स्टेशन चली जाऊँ और ये सारी चीजें उन्हें देते हुए उनसे कहूंगी कि हम दोनों ना एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और वो उससे गुस्सा हो गया है। लेकिन यहाँ पे दाउन तो मिंजो के बारे में उससे पूछने लग गया था, तुम उससे मिलने गई थी ना, उससे तुमने क्या बातें की। और उसने मुझे ये बताया भी कि तुम्हारी बातों से ना उसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ है और साथ ही में जीने का हौसला भी। तो ये सुन के यहाँ पे बिटना उससे कह रहे थे कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे ये बताओ। लेकिन यहाँ पे दाउन फिर उससे कहने लग गया था कि पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था ना तब मुझे तुम काफी ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन दूसरी बार ट्रायल के बाद जब तुमने उस क्रिमिनल को छोड़ दिया था तो उस वक्त ना मुझे तुम पे काफी ज्यादा गुस्सा भी आया था। लेकिन अब ना मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि तुम अच्छी हो या फिर बुरी। तो वही बातों में यहाँ पे बात करते हुए उससे वो पूछ ही लेती है कि क्या ऐसा कोई केस है जो कि तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे, मैं ना इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, कोई ऐसा केस जिसमें कि कोई किलर मौजूद हो। तो यहाँ पे डाउन उससे बात सुनते हुए कह रहा था कि हाँ ऐसे तो काफी ज्यादा केसेस है, लेकिन इन सब के बारे में ना मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि ये सारी चीजें ना कॉन्फिडेंशियल होती है। पर फिर भी ना यहाँ पे बितना तो उसे अपनी बातों में फंसाती हुए काफी ज्यादा उसे ड्रंक करवा देती है और उससे ना पूछ भी रही थी ताकि वो ना कुछ केस के बारे में इन्फॉर्मेशन उगल दे। तो यार डाउन भी फिर नशे में था तो उससे कह रहा था कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम ना ये बात किसी और को मत बताना। और वो ना यहाँ पे उसे खुद का ही नाम बताता है और कह रहा था कि मैंने ना 3 लोगों की जान ली है। तो ये बात सुन के वो तो शॉक हो गई थी और कह रही थी कि तुम 3 लोगों की जान लेके भी ऑफिसर कैसे बन गए फिर। तो यार डाउन बता रहा था कि उस वक्त ना मैं काफी ज्यादा छोटा था। तो बिटना फिर भी उससे पूछ रही थी कि क्या उन लोगों की फैमिली वालों ने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन वो बता रहा था कि नहीं वो लोग ना मुझे कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे शायद। तो बिटना भी ये सब बातें सुन के उससे कह रहे थे कि क्या इसका मतलब तुम अपने क्राइम को कन्फेस कर रहे हो। तो डाउन कह रहा था कि मैं बस कन्फेस नहीं कर रहा, मैं तो असल में मरना डिजर्व करता हूँ। तो यहाँ बिटना फिर उससे ये भी पूछ रहे थे कि क्या मैं उनके फैमिली मेंबर से मिल सकती हूँ, क्या मुझे तुम कुछ बता सकते हो उनके बारे में। तो यार डाउन से कह रहा था कि तुम ना उनके फैमिली मेंबर के ही बाजू में बैठे हुए हो। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे शायद बेहोश हो गया था और साथ ही में ना उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तो फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जब वो सो के उठता है और यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और बिटना भी ना वही मौजूद थी और वो यहाँ पे उसके पास आके कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि कल रात तुमने मुझे जो कुछ भी बताया क्या वो सारी चीजें सच थी। तो यार डाउन भी उससे कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे क्या कहा है, लेकिन जो कुछ भी कहा है क्या तुम इसे सीक्रेट रख सकती हो, किसी को बताना मत। तो बिटना यहाँ पे मन ही मन में कह रहे थे कि इसका मतलब तुमने जो किया वो सच है, वो सारी ही बातें सच है। और कह रहे थे कि मुझे लगा था कि शायद तुम अच्छी इंसान हो इसलिए शायद मैं तुम्हें पसंद भी करने लगी थी। ये सब कह के वो उसे यहाँ पे उसका हाथ मांगती है और कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें वॉक पे ले जाऊंगी। तो वो भी कह रहा था कि अभी तो काफी ज्यादा कोहरा है तो तुम कहाँ लेके जाने वाली हो। ये बात सुन के यहाँ पे बिटना तो उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसे कह रहे थे कि मैं तुम्हें हेल ले जाना चाहती हूँ। ये सब कह के ना बिटना के हाथ में वही जादुई खंजर आ जाता है और वो ना यहाँ पे उसे मार देती है। और इसी सीन के साथ जज फ्रॉम हेल के पार्ट 4 की एंडिंग होती है।